नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र अब विपक्ष रहित हो जाएगा? क्या देश में होने वाला चुनाव क्या विपक्ष मुक्त और केवल सत्ता युक्त होगा? दोस्तों, ये नैरेटिव इसीलिए चर्चा में आई है कि अभी 18वीं लोकसभा की चुनाव की घोषणाएं हो गईं और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में जो देश के राजनीतिक हालात हैं, देश के तमाम चुनावी मुद्दों की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही मजबूत पिच पर दिखाई देती है। तमाम मुद्दों को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रीट किया है, उसे अपने हाथों में लिया है कि तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर में आने वाला लोकसभा चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देता दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि जैसे अब कोई मुकाबला ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इस पराकाष्ठा पर जा चुका है कि वो अब एक साधारण बहुमत की बात नहीं कर रहे, अब 2272 प्लस सीटों की बात नहीं कर रहे, वह 300 सीटों की भी बात नहीं कर रहे, वह पिछले लोकसभा चुनाव में मिले सीटों को दोहराने की भी बात नहीं कर रहे। अब वो सीधे सीधे 400 पार, इस अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर है कि राम मंदिर का जिस तरीके से बड़े ही अनुकूल समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में लेकर एक नॉन पॉलिटिकल डोमेन को पॉलिटिकल डोमेन का विषय बनाया, देश के तमाम मतदाताओं में राम मंदिर के नैरेटिव का जिस तरीके से उनके टॉप ऑफ माइंड में उसे इंजेक्ट किया, राम मंदिर के उद्घाटन के पहले जिस तरीके से गैर राजनीतिक फोरम के द्वारा देश के तमाम मतदाताओं से संपर्क किया गया और उन्हें कहीं न कहीं उन्हें राम मंदिर से भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया गया, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की अगले चुनाव की राजनीतिक तैयारियों की शुरुआत थी। और ये बड़ा अटपटा लगा कि भारत जैसे घोषित रूप से एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश संविधान और लोकतंत्र में इस तरीके से धर्म का इस्तेमाल बिल्कुल निर्लज्ज तरीके से, बेरोक टोक तरीके से सत्ताधारी दल ने किया कि जिस मंदिर के उद्घाटन के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होने के लिए कोई रोक नहीं थी, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना था। लेकिन वो सारे देश के लोकतंत्र के परंपराएं एक तरह से तिरोहित कर इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, संविधान और तमाम देश के इदारे चुप हैं। मीडिया ने भी ये मान लिया कि ये चीजें होती हैं तो हम इन चीजों को लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी का जाना गलत था, बल्कि उन्होंने यह कहा कि इसमें ये गए और जनता का पूरा समर्थन इनके पास है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर उनके पहले काल में कुछ बियॉन्ड प्रोपोर्शन अटैक हो रहे थे, वो ऐसे अटैक थे जो कहीं न कहीं धर्मांतरण को लेकर के थे। सरकार ने ये कॉल किया कि वह धर्मांतरण पर रोक लगाएगी, चाहे जिस भी धर्म से जिस भी धर्म का हो, लेकिन विपक्ष ने उसका यह विरोध किया, जो कि कहीं से गलत मुद्दा नहीं था। क्योंकि एक तरफ अगर मुस्लिम मतावलंबियों को घर वापसी के जरिए हिंदू बनाया जाता हो या हिंदू धर्म के तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन करने का काम किया जा रहा हो, जिसके इतिहास करीब 600-700-800 साल लंबा है, उसको अगर बिल्कुल पूर्ण विराम देने की बात सरकार कर रही थी तो उस पर भी मार किया गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे टर्म में आने और दूसरे टर्म के पूरा कर तीसरे टर्म में पूरी आत्मविश्वास के साथ जाने और नरेंद्र मोदी का लार्जर देन द लाइफ एंड ग्रेटर देन द नेशन का इमेज बनने के बाद अब सारे विपक्ष और सारे इदारे एक तरह से बिल्कुल ही बुझ गए हैं, एक तरह से बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं कि वो सच्ची बात को भी सही तरीके से कहने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि पहले वह बियॉन्ड प्रोपोर्शन कुछ जरूरत से ज्यादा ही उन नैतिक सवालों पर भी अनैतिक रूप से अटैक किया करते थे। तो दोस्तों, ऐसे में आज बहुत बड़ा सवाल देश के लोकतंत्र को लेकर है
कि ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार नहीं हुई या उनके सीटों की संख्या में थोड़ी कमी नहीं आई और इस बार अगर उनको 400 पार का बहुमत मिल गया या अगर 400 पार नहीं अगर 300, 350 या 325 का बहुमत मिल गया तो विपक्षी दलों की एक तरह से ये आशंका है कि अब अगली बार चुनाव नहीं होंगे और तीसरी बार जब यह पार्टी सत्तारूढ़ होगी तो विपक्ष की आवाज बंद हो जाएगी। सारे विपक्षियों को यह डर दिखा दिया जाएगा कि आप अगर कुछ भी सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलोगे तो आपका जगह और आपकी जो अगली जो पैमाइश होगी वह जेल के शिक्षों में होगी, क्योंकि सबकी फाइलें तैयार हैं। सत्ताधारी दल ने सबकी पूरी कवायद और पूरी एक्सरसाइज कर अपने तमाम एजेंसियों के मार्फत सबकी फाइलें तैयार रखी हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हों, समाजवादी के हों, राजद के हों, महाराष्ट्र के शिवसेना के हों, एनसीपी के हों, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के हों, सबकी फाइलें तैयार हैं और यह सरकार उन सब पर टाइम टू टाइम कार्रवाई करने से भी नहीं चूकती है। लेकिन जब तीसरी बार सत्ता का सिंहासन नरेंद्र मोदी प्राप्त कर लेंगे तो न केवल वह जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो करेंगे, वह जवाहरलाल नेहरू जो अपनी सदाशयता के लिए जाने गए, अपने आदर्शवाद और मानवतावाद के लिए जाने गए, वह नरेंद्र मोदी इन चीजों के लिए नहीं जाने जाते। वह ठीक है कि वह एक बड़े ही शक्तिशाली नेता हैं, देश को डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फलक पर कई तरीके से देश को मजबूत करने का कार्य किया। लेकिन माफ कीजिए, लोकतंत्र की दृष्टि से, सामूहिक नेतृत्व की दृष्टि से, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से, देश के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और व्यापक निर्माण में देश के अनेक विभूतियों के योगदान की दृष्टि से कहीं से भी उनको इतिहास अपने पायदान पर जगह नहीं देगा। वह देश के आजादी के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेता, इवन की इंदिरा गांधी से भी ज्यादा शक्तिशाली जरूर माने जाएंगे। लेकिन इन तमाम मानकों पर उनका जो क्रेडेंशियल है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो संदेहास्पद है। लेकिन इस देश की बहुसंख्यक जनता, जो कहीं न कहीं आम जनता है, वो अलग अलग उनके तकरीरों से, उनके सोशल मीडिया के इंटरैक्शन से, उनके तमाम रिलीजियस नैरेटिव से, उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तमाम नए डिजाइन और नए ब्रांडेड तमाम तरकीबों से, उनकी अलग अलग प्रधानमंत्री के नाम से शुरू हुई योजनाओं से उन पर फिदा है, मुग्ध है, एक तरह से कहीं न कहीं उनको काफी अपने आप में चिपकाए हुए है, या उनका अभी और कोई विकल्प जनता को नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन संविधान, लोकतंत्र और देश की जो आजादी के बाद की जो परंपरा है, उसका हवाला देकर क्या यह देश और इसका लोकतंत्र विपक्ष रहित हो जाएगा? विपक्ष कहीं न कहीं अपने कृत्यों से, अपने कैरेक्टर से, अपने तमाम हरकतों से वो अपना जो भी जनता का जो मत और विश्वास हासिल करे, यह उनके ऊपर है। विपक्ष ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, आज भी कर रहे हैं, देश के तमाम मेथड्स को लेकर, विकास को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के वो चीजें डिबेटेबल भी हैं और कई चीजें बिल्कुल एक तरह से क्लियर भी हैं कि विपक्ष कहाँ चूकता है। विपक्ष जनता के उन सवालों को जो उनके 12मासी सवाल हैं, वो सवाल जो देश की व्यवस्था से जुड़े हैं, वो सवाल जो देश की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मोदी सरकार भी लाचार नजर आती है। मोदी सरकार लाचार नहीं, वह केवल अपने नैरेटिव का प्रचार करना चाहती है। व्यवस्था परिवर्तन उसका तब तक बड़ा मुद्दा नहीं होगा जब तक राजनीतिक फिजा और राजनीतिक पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं होता है, और जब तक अनुकूल है तब तक वो व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष ने सत्ता पक्ष के वंशवाद, सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार, सत्ता पक्ष के टुकड़ों में करने की जो विपक्ष की कला है, उसे कहीं न कहीं पुख्ता जवाब देना पड़ेगा अपने गवर्नेंस के जरिए। उसे दिखाना होगा कि लार्जर इंटरेस्ट में, फॉर द लार्जर सेगमेंट ऑफ द कंट्री, वो क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार से वो भारी है, कैसे उनसे ज्यादा हित का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में विपक्ष निश्चित रूप से अकर्मण्य साबित हुआ है, विफल साबित हुआ है। देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अभी सरबराह राहुल गांधी जेतोड़ मेहनत कर रहे हैं, कई यात्राएं कर चुके, न्याय यात्रा से लेकर के और देश जोड़ो यात्रा तक, लेकिन उसका जो अंतिम नैरेटिव यही निकला कि उनमें अभी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, उनके पास एक लार्जर एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को मात करने के लिए। उनके पास सेकुलरिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन,
देश की डेवलपमेंट, देश की पॉपुलिज्म या अलग अलग तरीके से वो केवल 3 चीजों पर रिलाई करते हैं। उनकी पुरानी तुष्टीकरण की नीति, सेकुलर जो है वो एक तरह से कंपार्टमेंटल सेकुलरिज्म की पॉलिसी, सीडो सेकुलरिज्म की पॉलिसी, फ्री विच की पॉलिटिक्स की आप जनता को पूरे ललचाओ, खजाने खाली करो और उनका वोट लो, और कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी का हर बात पर जो है विरोध करना, कई मामलों पर उनको समर्थन करना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, वो कुछ मुद्दे उठाते हैं लेकिन वो नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर के रह जाती है। जैसे चीन के द्वारा हड़पा गया लद्दाख में वो जमीन, जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कैसे अपने हित में वो नीति बनाई, तौर तरीका अपनाया और अपने पार्टी को मालामाल किया। नरेंद्र मोदी के वो तमाम अधिनायकवादी प्रवृत्तियां, अपने तमाम पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर के तमाम करतूतें, सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग, जिन सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पिछली यूपीए और कांग्रेस सरकारों पर यही विपक्ष आरोप लगाया करता था, आज वही विपक्ष उनसे कई कदम आगे जाकर के सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष तो विपक्ष, संविधान की तमाम वो संस्थाएं जो कहीं न कहीं सरकार पे वॉचडॉग और चेकमेट का काम करती हैं, जैसे कि मीडिया, जैसे कि न्यायपालिका, जैसे कि सिविल सोसाइटी, जैसे कि चुनाव आयोग, जैसे कि सूचना आयोग, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां, सबको अलग अलग तरीके से मैनेज करने का काम इस सरकार ने किया। यह ठीक है, कुछ मामलों पर इस सरकार का मोरल हाई ग्राउंड विपक्ष से आज भी ज्यादा मजबूत है, जैसे CAA, जैसे कि UCC और NRC। ये देश के पूरी राष्ट्रीयता, देश की जातीयता और देश की ऐतिहासिकता से जुड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से देश का धार्मिक विभाजन किया गया, देश में जिस तरीके से देश के टुकड़े बांटे गए, उसको लेकर के CAA का कॉन्सेप्ट भाजपा के मोरल हाई ग्राउंड को तरफ इशारा करता है। जिस तरीके से मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क बनाया और वह मुसलमान अगर ये कहें कि भारत में भी उन देश के मुसलमानों को बेरोक टोक आने की इजाजत और उन्हें नागरिकता तुरंत में दे दी जाए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन नैरेटिव में जरूर उन पर जो है वरदहस्त हासिल की है, लेकिन किसानों के मुद्दे, वह मुद्दा जो मोदी के ही काल में मुखरित हुआ, लेकिन उस मुद्दे में जो एक बड़ी ही जेन्युइन डिमांड MSP को लीगल दर्जा देने की थी, लेकिन अगले 5 साल फ्री अनाज बांटने और महंगाई की आशंका की वजह से उस बड़े ही फंडामेंटल मुद्दे को नहीं मानना और पार्टी में वन मैन शो करना, जिस पार्टी का अगर पार्टी के नेता का कद बड़ा हो रहा हो उसको कट शॉर्ट कर देना, तमाम राज्य के छत्रपों को जो कि पॉलिटिकली बड़े पावरफुल हो रहे थे, उन्हें जो है लोकतंत्र से तांत्रिक तरीके से चुने जाने के बावजूद भी नेता पद से हटा देना, और यह कहना जो विगत में भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि मुख्यमंत्रियों का चयन कांग्रेस का आला कमान करता है, जो कि कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है। आज ठीक उसी परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी ने थाम कर मध्य प्रदेश से शिवराज, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, हरियाणा से इन्हीं के नियुक्त किए गए मनोहर लाल खट्टर, सबको चुटकी बजा बजा करके चलता किया गया और ऐसे कमजोर और ऐसे डमी लोगों को बनाया गया जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उस अश्वमेध के घोड़े को निरंतर निर्बाध बनाए रखेंगे और विद इन द पार्टी किसी तरीके का डिसेंट नहीं आएगा, तो ये कहीं से भी एक आदर्शवादी लोकतांत्रिक राजनीति का परिचायक नहीं है। यह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से मार्शल लॉ होता है, जिस तरीके से वन पार्टी रूल होता है, जिस तरीके से सैनिक शाही होती है, जिस तरीके से थियोक्रेसी होती है, अधिनायक शाही होती है, कहीं ना कहीं यह एक पॉलिटिकल पार्टी में एक नेता को कहीं ना कहीं एक तरह से वो करके रिवील करके और उसे प्रिवेल करके उसका एक सत्ता के तंत्र को बनाए रखना और उसे लगातार, जैसे मैंने पहले कहा कि लार्जर देन द लाइफ और ग्रेटर देन द नेशन का एक तरह से इमेज गढ़ना और उसके आधार पर अपने इतिहास में जगह बनाना, कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र के लिए यह संकटपूर्ण स्थिति है। मैं ये चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखा करके एक विराट राजनीतिक डोमेन का एक तरह से परिचय दें, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नजीर पेश करें जिसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी पर कंट्रोल तो अपना रखे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर डिसेंट वॉइस और हर लोकतांत्रिकता के
हर जो है क्राइटेरिया को कहीं से भी कुंद न किया जाए। देश के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हुक्म की तामीर करने का बनाया जाए, लेकिन वह विपक्षियों को हैरान करने के लिए नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र के तमाम इदारों को और ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए, तब वह एक अपनी भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नई पहचान, एक लंबे टर्म प्राइम मिनिस्टर के रूप के अलावा भी बना पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो विपक्ष ने जो ये चिंता जाहिर की है, क्या यह सचमुच देश में अब आने वाले दिनों में चुनाव नहीं होगा? क्या नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता का दामन ये अमित शाह अपने थामने के क्रम में क्या नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा जो है कट्टरता की राजनीति करेंगे? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब और अपने तीसरे और चौथे लेवल पर जाएगी? क्या देश में सचमुच हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होगी? मुझे लगता है कि इससे देश के हिंदू धर्म का, देश के एक गौरवशाली इतिहास का और दुनिया के तमाम मुल्कों में भारत की जो पहचान और साख मिली है, उस दृष्टि से कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। यह ठीक है कि कनाडा में जो मामला आया, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे बोल्डनेस का और करेज ऑफ कन्विक्शन का परिचय दिया, CAA को जो उसको लेकर के जो आलोचना हुई, उसे में करेज ऑफ कन्विक्शन का परिचय दिया। अरविंद केजरीवाल जो, चूंकि वो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के विरोध की राजनीति से उत्पन्न हुए, और यदि वो भ्रष्टाचार की काली कोठरी में ही कैद किए जाते हैं, उसमें वो सरेआम पकड़े जाते हैं, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी का अगर करेज ऑफ कन्विक्शन दिखता है तो वह भी गलत नहीं है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे अगर आपकी पार्टी अगर क्वेश्चन मार्क और बड़े कटघरे में आई है, तो आपको पूरा जवाब देना होगा और मोरल हाई ग्राउंड पर जाकर के देश की जनता को बताना होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी विपक्ष रहित केवल लोकतंत्र का नहीं है, संविधान की तमाम संस्थाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें पुराने स्वरूप में हमें दिखाई पड़े, उसके लिए अब केवल सुप्रीम कोर्ट पर आस बची है। मीडिया के पास तो कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो आप उन्हें बड़े आसानी से उनकी गर्दन पकड़ सकते हैं। चुनाव आयोग और तमाम सूचना आयोग को कभी भी लोकसभा अपने चुनाव में अमेंडमेंट करके बदल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ईगो और ठसक और कॉलेजियम के बहाने जो उन्होंने अपना दबदबा बनाया है, कहीं न कहीं संविधान के सहारे अगर वो इस सरकार पर नकेल कसते हैं, तो मुझे उन्हीं से आशा लगती है। फिलहाल विपक्ष को तो अभी कोर्ट से भी ज्यादा एक तरह से समर्थन मिलता और उनका बचाव होता नहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं विपक्ष को अपना मोरल हाई ग्राउंड ऊंचा करने में अभी मीलों लंबा सफर करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दूर, उनकी रिमांड बढ़ा दी। इसी हाई कोर्ट ने उनके ऑफिस को जो है आप पार्टी के ऑफिस को सील किया, क्योंकि वह भी गलत था। तो आप हमेशा सत्ता तंत्र पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन अंततः सत्ता की राजनीति के जो शिरमौर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उनकी मैच्योर्ड और बड़े ही धाकड़ राजनीति के आगे विपक्ष को पानी पीते नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के उस वर्ड पर ध्यान देना होगा कि वी नीड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द ऑल पॉलिटिकल प्लेयर्स एंड इन दैट रिगार्ड वी मस्ट डू समथिंग। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन ऐसा बने जिसमें कहीं भी एक पक्षीय मामला ना हो, बिटवीन द लाइन मामला हो। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।